हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, गॉड मून क्लैन लिन फेंग को सपोर्ट करते हुए अंडरवर्ल्ड की तीनों बिग फैमिलीज की एक मीटिंग बुलवाता है। जिस मीटिंग के अंदर लिन फेंग उन तीनों बड़ी फैमिलीज के सामने अपनी बात रखते हुए कहता है कि अब की बार एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल करने के लिए सीक्रेट लैंड के अंदर प्रिंसेस की जगह पे मैं जाऊंगा। लेकिन जू टिंग उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि वैसे तो हमें इस बात से कोई भी इतराज नहीं है, पर अगर तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर हमारे सीक्रेट लैंड के अंदर चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बात हमारे एंसेस्टर को कहीं से भी अच्छी लगेगी। लेकिन मून गॉड क्लैन की ट्रू लॉर्ड लिन फेंग को सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, अगर एंसेस्टर ने पनिश भी किया तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारा क्लैन लेगा। पर इस मीटिंग का कोई भी नतीजा निकल पाता उससे पहले ही पपेट आर्मीज की एक बहुत बड़ी आर्मी उनके ऊपर हमला कर चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें गॉडेस मून क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पपेट आर्मी लगातार अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉडेस मून क्लैन के आउटर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसके चलते उस आउटर फॉर्मेशन में भी धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। जबकि इसी बीच नीचे की तरफ मौजूद ड्रैगन मास्टर वहाँ पे उस पपेट मास्टर को वनरेबल कहकर बुला रहा था, जो सुनकर शाओटियान उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। शाओटियान की ये बात सुनकर तो बेचारा ड्रैगन मास्टर एक पल के लिए वहाँ पे पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो सिचुएशन को संभालते हुए शाओटियान से कहता है, अरे वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। हमारे गोस्ट क्लैन के एक वनरेबल गॉड हुआ करते थे, लेकिन उन्हें आज से हजारों लाखों साल पहले ही इसी अंडरवर्ल्ड के अंदर ही दफना दिया गया था। ये लोग कौन है और इस तरह से हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है उसके चलते तो मुझे यही लगता है कि हमारा कोई अपना ही गद्दार है, जो कि हम सभी को बेवकूफ बनाते हुए इस पपेट आर्मी का सहारा लेकर हमारे ऊपर हमला करवा रहा है। ड्रैगन मास्टर की ये बात सुनकर लिन फेंग सामने की तरफ मौजूद उस पपेट आर्मी को देखते हुए कोल्टू में कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतना जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए। तभी ट्रू लॉर्ड भी आगे आते हुए लिन फेंग से कहती है, ये सारे पपेट्स तो पिछले वाले पपेट्स की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रू लॉर्ड का इतना कहना था कि वो पपेट गॉड जो कि उस पपेट आर्मी को वहाँ पे लीड कर रहा था, वो वहाँ पे अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहता है कि हमला करो। जो देखकर ट्रू लॉर्ड भी वहाँ पे जल्दी से घबराते हुए लिन फेंग से कहती है, तुम इन सभी लोगों के साथ मिलकर जितना हो सके इन्हें रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं जाकर एंसेस्ट्रल गॉड वेपन को एक्टिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब सिर्फ हमारा गॉड ट्रायर ही इस पपेट आर्मी से हम लोगों को बचा सकता है। ट्रू लॉर्ड की ये बात सुनकर लिन फेंग भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए ऊपर हवा में आ जाता है, और आते साथ ही लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी एक्टिवेट कर चुका था। जो देखा तो लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और ऊपर से ट्रू लॉर्ड भी अपना काम दिखाते हुए अपने एंसेस्ट्रल गॉड वेपन को एक्टिवेट करने लगी थी, जिसके चलते अब उस पपेट आर्मी के लिए आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो देखकर वो पपेट गॉड अपने स्पीयर को बाहर निकालकर खुद गॉडेस मून क्लैन के आउटर फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इंपैक्ट की वजह से बेचारी शैडो मास्टर जो कि इस फॉर्मेशन को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। जो देखकर ड्रैगन मास्टर को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो भी अब थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पपेट गॉड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है, जिससे लिन फेंग को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रिंसेस, ड्रैगन मास्टर और शैडो मास्टर तीनों ही उड़ते हुए वापस से नीचे आ गिरते हैं। लेकिन बुरी खबर ये थी कि उन तीनों के साथ साथ एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट भी वहाँ पे टिक नहीं पाता, और वो भी वहाँ पे उन तीनों की तरह नीचे की तरफ गिरने लगा था। जो देखकर गॉड मून क्लैन के लोग वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि जल्दी से हम लोगों को कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हमारा एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट नीचे गिर गया तो हम सभी लोग जान से मारे जाएंगे। लेकिन उस कल्टीवेटर की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान कोई नहीं देता, और सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे। अब ऊपर की तरफ उस पपेट गॉड का मुकाबला करने के लिए अकेला लिन फेंग ही खड़ा था। जो देखकर वो पपेट गॉड भी मौके का फायदा उठाकर अपना स्पीयर लेकर लिन फेंग के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिन फेंग तो उसे वहाँ पे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपनी वर्ड गेट पोर्टल को ओपन करके सीधा उसके अंदर चला गया था। हालांकि लिन फेंग उस वर्ड गेट पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर आ गया था, लेकिन उस गॉड पपेट का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो भी वहाँ पे लिन फेंग का पीछा करते हुए क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर आ जाता है। जो देखकर लिन फेंग भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ओ तो इसका अटैक मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया, मानना पड़ेगा इस गॉड पपेट में दम तो है। पर अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वो अटैक आगे बढ़कर दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचते बचाते हुए लिन फेंग बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए वापस से अपनी क्रिएशन ऑफ जेडिस से बाहर आ गया था। लेकिन वो अटैक था कि लिन फेंग का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर लिन फेंग अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है इस अटैक से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इस अटैक को रिसिस्ट करके मुझे अपनी क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर जाना होगा, और ये सोचकर लिन फेंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो अपनी क्रिएशन ऑफ जेडिस के चारों तरफ एक शील्ड लगाकर खुद तेजी से उसके अंदर चला जाता है, जिसके चलते अब वो अटैक चाहकर भी वहाँ पे लिन फेंग के पीछे नहीं जा सकता था। पर इस मौके का फायदा उठाकर वो गॉड पपेट आगे बढ़कर क्रिएशन ऑफ जेडिस को ही अपने हाथों में ले लेता है। वहीं क्रिएशन ऑफ जेडिस को अपने सामने देखकर शैडो मास्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ओ तो ये है वो क्रिएशन ऑफ जेडिस जिसके लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है। जबकि ड्रैगन मास्टर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ये इंसानी लड़का तो अब क्या, क्योंकि ये गॉड पपेट काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता अब ये इतनी आसानी के साथ क्रिएशन ऑफ जेडिस को छोड़ने वाला है। लेकिन जब प्रिंसेस ये देखती है कि गॉड पपेट लिन फेंग को पकड़ चुका है, तो वो उसके सामने जाते
करते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे यंग मास्टर लिन फेंग के ऊपर हमला किया। क्या तुम ऐसी हरकत करके अपने क्लैन का नामो निशान मिटाना चाहते हो? मुझे नहीं पता तुम लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो ये सब चुपचाप अभी क्या भी रोक दो। प्रिंसेस की ये बात सुनकर तो गोड पपेट वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उल्टा वो वहाँ पे प्रिंसेस का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम मेरे ग्रेट क्लैन को धमकी दे रही हो? मुझे लगता है मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी ही होगी। और ये कहकर वो अपने स्पीयर स्वॉर्ड को लेकर बहुत ही तेजी के साथ प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर देती है। पर इसी बीच अचानक से ऊपर आसमान में गोल्डन थंडर अपीयर होती है, जो देखकर बेचारा भी गोड पपेट वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला हो चुका था और ये अटैक उसके ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि गॉडेस मून क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर ने किया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो गोड पपेट उड़ते हुए काफी पीछे चला जाता है। जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, ये तो हमारी एंशिएंट एंसेस्टर है, लेकिन ये बस उस एंशिएंट एंसेस्टर की रेमिनेंट सोल थी जो कि गॉडेस मून क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा खास थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो गॉडेस मून क्लैन अपनी सारी शान खो देता। इसलिए जो टेंग वहाँ पे ये सब देखकर एक कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़के को बचाने के लिए गॉडेस मून क्लैन अपने एंशिएंट एंसेस्टर की रेमिनेंट सोल की भी परवाह नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि ये लड़का वाकई उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। और ये कहकर ड्यू टेंग वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग है, अब भाई का असली मजा। जबकि द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे मजे के साथ शाओ के साथ बैठा हुआ वाइन के मजे उठा रहा था, मानो बाहर हो रही जंग से उसे कोई भी मतलब नहीं है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वो एंशिएंट एंसेस्टर तो वहाँ पे उस गॉड पपेट की बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई कर रही थी। इवन एंशिएंट एंसेस्टर वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उस गॉड पपेट को अपने पैरों के नीचे को चलते हुए द क्रिएशन ऑफ जेडिस को भी वापस लेने लगती है। लेकिन द क्रिएशन ऑफ जेडिस एंशिएंट एंसेस्टर के हाथों में आ पाती उससे पहले ड्यू टेंग वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से एंशिएंट एंसेस्टर के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार घुसा चुका था। जो देखकर तो ग्रेट एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि इस खतरनाक अटैक के साथ ही एंशिएंट एंसेस्टर की रेमिनेंट सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर ड्यू टेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है कि अब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे कौन रोकता है। जबकि ये सब देखकर ट्रू लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि ड्यू टेंग ही था। इवन शैडो मास्टर भी उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, तुमने हम सभी को धोखा दिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा घटिया निकलोगे। तुम द क्रिएशन ऑफ जेडिस को पाने के लिए इतना ज्यादा गिर गए कि तुम अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही धोखा दे रहे हो। जिस पे ड्यू टेंग एक ईविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि बातों से कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे इस द क्रिएशन ऑफ जेडिस को लेकर दिखाओ। जो सुनकर ड्रैगन मास्टर गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या कहा तुमने? अभी दिखाता हूँ तुझे। और ये कहकर जैसे ड्रैगन मास्टर अपने हाथों को मसलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ग्रेट एल्डर अपने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, बेवकूफ मत बनो। उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का टायर है जिसके इस्तेमाल करते हुए वो आसानी के साथ तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। और ये कहकर ग्रेट एल्डर खुद भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, आखिर इसके पास इतना ज्यादा पावरफुल सुप्रीम टायर आया कहाँ से? जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ड्यू टेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, तुम लोगों ने मेरे दिए हुए मौके का फायदा नहीं उठाया। कितने ज्यादा बेवकूफ हो तुम सभी लोग। अब बस बैठकर तुम सभी लोग पछताते रहो, क्योंकि द क्रिएशन ऑफ जेडिस मेरे हाथों में आ चुकी है। अब तो पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी बेचारा ड्यू टेंग वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि एक दहाड़ के साथ ड्यू टेंग से कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? और उस आवाज कैसा कहते ही द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल स्पिरिचुअल और रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा ड्यू टेंग अपने गॉड पपेट के साथ उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था। और देखते ही देखते द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल लेवल का बीस्ट निकल कर बाहर आता है, जो कि जैसे वहाँ पे दहाड़ मारता है तो उसकी दहाड़ सुनकर अंडरवर्ल्ड के सभी लोग वहाँ पे कांप उठे थे। जबकि शैडो मास्टर वहाँ पे ये सब देखकर चौंकते हुए कहती है, ये तो हमारे अंडरवर्ल्ड के 9 एल्डर बीस्ट है। जिस पे ग्रेट एल्डर भी चौंकते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? 9 एल्डर बीस्ट? जिस पे ड्रैगन मास्टर भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, ये द क्रिएशन ऑफ जेडिस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने हमारे अंडरवर्ल्ड के 9 एल्डर बीस्ट को समन कर लिया, जो के पास में एंशिएंट रूलर के नाम से जाने जाते थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर बेचारा ड्यू टेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पे वो स्पिरिचुअल बीस्ट एक जोरदार दहाड़ मारते हुए ड्यू टेंग से कहता है, मेरा नाम है गाइजू, तुम्हारे अंडरवर्ल्ड का एंशिएंट रूलर। ये सुनकर ग्रेट एल्डर चौंकते हुए कहती है कि कहा जाता है गाइजू इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अगर वो कुछ सालों तक और जिंदा रहता तो वो डिवाइन एम्परर रियलम को अचीव कर लेता। लेकिन जब डिवाइन कोड कोलैप्स हुआ तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हुई, जिसमें हमारा ये एंशिएंट रूलर गाइजू बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। और ये भी कहा जाता है कि उस बैटल में ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी ने इन्हें बचाया था। जबकि अपने सामने अपने एंशिएंट रूलर को देखकर ड्यू टेंग उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है, एंशिएंट रूलर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिसमें एंशिएंट रूलर एक जोरदार दहाड़ मारते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी के सन को जान से मारना चाहते हो? आखिर तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? एंशिएंट रूलर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्यू टेंग के साथ साथ शैडो मास्टर और ड्रैगन मास्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक वो तीनों इस बात से अनजान थे कि लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है। इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे की तरफ
देखकर हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो ह्यूमन कल्टीवेटर वही असल में एम्परर डोंगजी का बेटा है। जबकि द क्रिएशन ऑफ जेड के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग जो कि वहाँ पे मजे से बैठा हुआ अपनी वाइन पी रहा था, वो भी ये सब जानकर मुस्कुराने लगा था। जबकि ग्रेट एल्डर वहाँ पे एंशिएंट रूलर की हाँ में हाँ मिलाते हुए जू टेंग से कहती है तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, लिन फेंग ही एम्परर डोंगजी का बेटा है और तुम लोगों ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। तुम जानते भी हो कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी को गुस्सा आ गया तो वो तुम लोगों के साथ साथ हमारे पूरे अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या तुम अपने साथ साथ हमारे पूरे अंडरवर्ल्ड को खत्म करवाना चाहते हो? ग्रेट एल्डर की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जू टेंग का सांस वहाँ पे भारी होने लगा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अनजाने में ही आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा। इवन ये सब जानकर तो पीछे की तरफ मौजूद ड्रैगन मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। जबकि शैडो मास्टर वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहती है तो इसका मतलब है कि आप लोग एम्परर डोंगजी के बेटे के बारे में पहले से ही जानते थे। आप लोगों ने हमें इस बात से अनजान रखा। मानना पड़ेगा सिस्टर, आप बहुत ज्यादा चालाक हो। जिस पे ड्रैगन मास्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि गुस्से से बेचारे जू टेंग का सर फटा जा रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था। मेरे रिसोर्सेज ने मुझे साफ साफ बताया था कि वो चौवेस थंडर ड्रैगन का सक्सेसर है, ना कि एम्परर डोंगजी का बेटा। इसका मतलब है कि आजकल खबरें भी झूठी आने लगी हैं। और ये कहकर जू टेंग अपने ऊपर ही गुस्सा निकालते हुए कहता है बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, उस न्यूज देने वाले पर्सन को तो मैं जान से मार दूंगा। उसकी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। लेकिन ये कहकर जू टेंग अचानक से एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है अब जब मैं बुरे रास्ते पे चल ही पड़ा हूँ तो अब पीछे हटने का क्या फायदा? और वैसे भी अब तुम सभी लोग मेरी सच्चाई जान चुके हो, इसलिए अब मेरे सामने एम्परर डोंगजी का बेटा हो या फिर जो कोई भी हो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। फिर चाहे अपने बेटे को बचाने के लिए ईस्टर्न पोल का एम्परर डोंगजी ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। और ये कहकर जू टेंग वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर एंशिएंट रूलर वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए गुस्से से कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो कि ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी कितने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। बेवकूफ कहेंगे, तुम अपने साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हजारों लोगों की जान जाए उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। और ये कहकर जैसे ही एंशिएंट रूलर वहाँ पे आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो जू टेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके अटैक को डोज करके बहुत तेजी के साथ मूव करते हुए उससे कहने लगा था एम्परर डोंगजी के यहाँ पे आने तक मैं उसके बेटे को मौत के घाट उतार चुका हूँगा। और वैसे भी ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी ने हमारे नॉर्दर्न सी के एम्परर को जान से मारा था। एम्परर डोंगजी के बेटे का सारे नॉर्दर्न पोल के एम्परर के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा होगा। और इसी बीच वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए वापस अपने गोड पपेट के पास आ गया था, जहाँ पे वो अपने गोड पपेट को बंद करते हुए उसे सीधा वहाँ पे एंशिएंट रूलर की तरफ रोका देता है, जो देखकर शैडो मास्टर भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहती है मैं तुम्हें हमारे एंशिएंट रूलर को हट नहीं करने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। लेकिन वो वहाँ पे एंशिएंट रूलर की मदद करने के लिए उनके पास जा पाती। उससे पहले जू टेंग का अटैक सीधा जाकर एंशिएंट रूलर को हिट कर चुका था, जिसके चलते एंशिएंट रूलर वाकई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उस खतरनाक अटैक और प्रेशर की वजह से शैडो मास्टर भी घायल होते हुए दोबारा से नीचे आ गिरती है, जिससे ड्रैगन मास्टर आगे बढ़कर वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ओह नो, एंशिएंट रूलर तो घायल हो गए। और ये सब देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद जू टेंग वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि शैडो मास्टर की मुंह से तो वहाँ पे खून निकलने लगा था, जो देखकर ड्रैगन मास्टर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए जू टेंग से कहता है हंसो मत, आज तक तुम खुद को स्मार्ट और मुझे बेवकूफ दिखाते हुए आए हो। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ कहते हुए मेरे ऊपर हंसा करते थे। मैं कहता था चलो दोस्त है जाने दो, लेकिन आज तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी शैडो को हट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शैडो को हट करने की इजाजत किसी को भी नहीं है, मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुमने मेरी आंखों के सामने उसे हट करके अपनी मौत को दावत दी है, अब संभालो मेरे इस खतरनाक अटैक को। और ये कहकर ड्रैगन मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी 20 साल की जिंदगी को बंद करते हुए अपने एसएस का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था, जिसके और प्रेशर की वजह से ही बेचारे जू टेंग के पांव वहाँ पे लड़खड़ाने लगे थे, जो देखकर वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ड्रैगन मास्टर क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ड्रैगन मास्टर तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने उस खतरनाक अटैक के साथ जू टेंग को जान से मारने के लिए बस आगे बढ़े जा रहा था। और ड्रैगन मास्टर को वहाँ पे ना रुकते हुए देखकर जू टेंग जल्दी से वहाँ पे एक मफी से अपनी पपेट आदमी को अपने सामने समन कर चुका था, जो देखकर एंशिएंट रूलर भी वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए उनसे कहता है रुको ऐसा मत करो। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर आगे बढ़ते हुए जू टेंग के ऊपर अपना वो खतरनाक अटैक चल चुका था, जो कि जैसे जाकर उसकी पपेट आर्मी को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस खतरनाक धमाके की वजह से पूरा का पूरा मून गोड पहले से हिल जाता है और खुद बेचारा ड्रैगन मास्टर भी उड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ पीछे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन तभी उसके पीछे एक वुड गेट पोर्टल ओपन होता है, जो कि उसे सीधा वहाँ पे द क्रिएशन ऑफ जेड के अंदर पहुंचा चुका था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर के उस खतरनाक अटैक की वजह से वो सारे पपेट मास्टर रिफाइन होते हुए उसके अपनों के ही रूप ले चुके थे, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा होते हुए जू टेंग से कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा मत करो, तुम उसके एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उसके एंसेस्टर्स की सोल को रिफाइन कर रहे हो। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सारे पपेट से गोस्ट क्लैन के कल्टीवेटर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। और जैसे बेचारा ड्रैगन मास्टर
मास्टर वहाँ पे ये सब देखता है तो वो तो वहाँ पे खून की उल्टी करते हुए अपने घुटनों पे आ चुका था, जो देखकर थंडर ड्रैगन उससे कहता है बेवकूफ कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही प्यारों की जान को खतरे में डाल दिया। देखो कैसे तुम्हारे अपने प्यारे एक एक करके खत्म हो रहे हैं। तुम्हारा वो अंकल जो तुम्हें जान से प्यारा था, देखो तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। और तुम्हारा वो पिता जैसे तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गर्व था, देखो वो भी जान से मर रहा है। तुमने अपने घोस्ट क्लैन का नामो निशान मिटा दिया। थंडर ड्रैगन की ये सारी बातें बेचारा वो ड्रैगन मास्टर वहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वो दोबारा खून की उल्टी करते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुका था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ड्यूटिंग द क्रिएशन ऑफ जेडिस को अपने हाथों में लेकर एक कम्युनिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जल्द मैं डिवाइन एम्परर रियलम तक पहुंच जाऊंगा, तब मैं देखूंगा एम्परर डोंगजी मेरा क्या बेकार पाता है। ड्यूटिंग की ये सारी बातें सुनकर अंदर की तरफ मौजूद लिन फेंग कोल्ड टूर में कहता है, ये खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ बैठा है। मुझे लगता है अब मुझे एक्शन में आते हुए इसे इसकी औकात दिखानी ही होगी। और ये कहकर लिन फेंग अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश कर पाता। उससे पहले लिन फेंग को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे ड्यूटिंग से कहती है, तुम एम्परर डोंगजी के बेटे को मार कर हमारे पूरे अंडरवर्ल्ड के लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हो, इसकी सजा में अब तुम्हें मरना होगा। और उस आवाज के ऐसा कहते ही ऊपर हवा में एक हेमली रेवोल्यूशन अपीयर होने लगी थी, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरती है, जिसके अंदर से एंशिएंट एंसेस्टर निकलकर बाहर आती है। ये उनकी ट्रू बॉडी थी, जो कि बाहर आते हुए ड्यूटिंग से कोल्ड टून में कहती है, अब तुम्हें मरना होगा। और एंशिएंट एंसेस्टर कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।